आज का जो वीडियो हमारा वो हमारा है आंध्र सातवाहन वंश। देखिए ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले का जो हमारा टॉपिक था मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में, मगध के बारे में। ये जो पूरा हमारा उत्तर मौर्य काल चल रहा है, सातवाहन को पढ़ने का रीज़न ये था कि अब धीरे धीरे करके बताए थे कि मगध चूँकि कमज़ोर हो चुका था और मगध पर बारी बारी करके सभी का आक्रमण होगा। तो चूँकि हम जो जितने सारे जो देसी शासक के बारे में पढ़ रहे थे, उस देसी शासक में किसके बारे में हम लोग पढ़े, किनका इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग? कण्व वंश का हो चुका है इसके पहले। कण्व वंश तो इससे पहले था ना, कण्व वंश के बाद ही तो आ रहा है ये सातवाहन वाले। तो कण्व वंश को ख़त्म करने के बाद ये आता है। चूँकि कण्व वंश तक पढ़े थे, उसके बाद जो बारी बारी करके फिर सातवाहन पढ़ेंगे। सातवाहन के बाद कुछ यहाँ से, सातवाहन के बाद कुछ विदेशी शासक भी आएंगे यहाँ पर, जैसे शक आएंगे, कुषाण आएंगे, हिंद यवन आएंगे। ये लोग भी यहाँ पर आकर के आक्रमण करेंगे। देखो मगध जैसे जैसे कमज़ोर हुआ तो यहाँ की जो क्षेत्रीय ताकत थे बहुत मजबूत हो गए। ये जो सातवाहन का जो मुख्य क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? जहाँ पर आप अभी आंध्र प्रदेश और जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र देख रहे हैं, एक्चुअली पहले यहाँ पर सातवाहनों का शासन हुआ करता था। नासिक वगैरह का जो पूरा जो एरिया हम देख रहे हैं। और इस जगह पहले छोटा छोटा क्षेत्रीय ताकत था, जो शुरू में तो स्टार्टिंग उतना मतलब मजबूत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मगध की सत्ता कमज़ोर होती चली गई, यहाँ के शासक का बारी बारी करके जा करके वहाँ पे हमला करेंगे। हमने कलिंग के बारे में, खारवेल के बारे में पूरा पढ़ा था चेदी वंश के बारे में। तो खारवेल के साथ भी इनका होता है पंगा, पढ़ेंगे आगे चल के कि खारवेल कैसे इनको हराते हैं, है ना। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है ये जो सातवाहन वंश में, इसमें पढ़ना कितने लोगों के बारे में है? तकरीबन इन सभी के बारे में पढ़ना है। जैसे उसमें जो प्रमुख शासक, देखो वैसे तो सातवाहन वाले में बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे शासक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसमें से हमारा जैसे सेमुक कान, जिसको कृष्ण कहते हैं, ध्यान देना ये वो कृष्ण नहीं है जिनके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये सेमुक का भाई था। फिर सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी सेकंड, फिर एक शासक होते हैं हाल, उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, यज्ञश्री सातकर्णी। देख लो इतने सारे जो लगभग 8 शासक जो है, वैसे तो कई सारे शासक रह चुके हैं, इन 8 शासक के बारे में पढ़ना है। ये जो सातवाहन वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कब से लेकर के कब तक का है? 30 BC से लेकर के 250 AD, यानी कि तकरीबन 300 साल का हम शासन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 30 BC का मतलब ये जीरो से मतलब अभी जस्ट 30 मात्र बचा हुआ था, 30 साल मात्र बचा हुआ था इसमें स्टार्ट होने के लिए, है ना। तो लगभग ये 300 साल का जो आंध्र सातवाहन वंश है। अब देखिए इसका नाम के जो पहले है, ये जो आंध्र हम लगाए हैं, वो आंध्र एक्चुअली में पुराणों में इस वंश को क्या बोला जाता था? आंध्र वंश कहते हैं, ठीक है। तो चूँकि पुराणों के अनुसार इस वंश को हम लोग आंध्र वंश कहते हैं, इसलिए इसके आगे हम क्या लगा लिए? आंध्र लगा दिए। उसके बाद अभिलेखों में इसको क्या बोला जाता है? जब भी जो कई प्रकार के, जैसे कि नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ भी सातवाहन शब्द का चर्चा है, ना कि आंध्र का चर्चा है, ठीक है। तो पुराणों के अनुसार इस वंश का नाम क्या है? आंध्र वंश कहते हैं इसको। और जो अभिलेख है, अभिलेख के अनुसार इसको क्या बोलते हैं? सातवाहन वंश कहते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्र तो हम बताएं, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यानी कि तेलंगाना वगैरह सब जोड़ के देख लो। यानी कि अगर हम इसका राउंड फिगर अगर बनाएं, जैसे ये महाराष्ट्र का हो गया और यहाँ पे आंध्र, यानी कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये क्षेत्र क्या था? इस क्षेत्र में यहाँ आपको कलिंग दिखेगा आपको, फिर यहाँ पर आपको चेवल, चेर, पांडे, ये सब नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमारा क्या था? यही हमारा है सातवाहनों का एरिया है। इसके संस्थापक का नाम क्या है? इसके संस्थापक का नाम क्या है? सेमुक। अच्छा, कण्व वंश के जो शासक थे, तो कण्व वंश के शासक ये चूँकि मंत्री पहले रहा करते थे, ठीक है। कण्व वंश का जो टाइम पीरियड जो हम पढ़े थे जस्ट पिछले लेक्चर में, उन्हीं के टाइम में ये क्या थे? मंत्री थे। फिर कण्व वंश का अंत करने के बाद ये फिर सातवाहनों का जो है उदय यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये संस्थापक का नाम क्या है? सेमुक। ये ध्यान में अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, पूरा अच्छे से पढ़ना वाले हैं। तो इनके संस्थापक का नाम क्या हो गया? सेमुक। अब सातवाहन वंश के शासक को क्या बोलते थे? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हम देखें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सातवाहन वंश के शासक को कहते हैं दक्षिणाधिपति। दक्षिणाधिपति
अब ये शब्द से ही पता चला दक्षिण के जो अधिपति हैं, जो दक्षिण के स्वामी हैं, यानी कि दक्षिण प्लस अधिपति। तो यानी कि चूंकि ये जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये जो सातवाहनों का जो क्षेत्र है वो दरअसल भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर रहने वाले शासक को क्या बोला जाता था? दक्षिणाधिपति बोलते थे इसको, ठीक है। तो सातवाहन वंश के शासक को क्या बोलते हैं? दक्षिणाधिपति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं, यानी कि इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र के शासक का नाम तो हम समझ गए कि दक्षिणाधिपति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब क्या हुआ? यहाँ से दक्षिण जाने के लिए रास्ता है ये, तो सही बात है, अगर दक्षिण भारत अगर आपको जाना है तो इस ओर से क्रॉस करना ही पड़ेगा, यानी ये एक तरह से कैसा है? दक्षिणापथ कहते हैं, है ना। इसका नाम क्या हो गया? यानी इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को दक्षिणापथ कहते हैं। और इस सातवाहन वंश के शासक को क्या बोलते हैं? दक्षिणाधिपति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये मूल निवास स्थान, एक्चुअली इसका जो मेन निवास स्थान था जो सातवाहनों का था, जो किस क्षेत्र से ज़्यादातर वो बिलोंग करते थे, क्योंकि वहीं से धीरे धीरे अपना साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किए थे। तो ये हमारा कहाँ पे? महाराष्ट्र का जो प्रतिष्ठान का जो क्षेत्र है, जो उस समय के यहाँ पे इस यहाँ पे क्षेत्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के क्षेत्र के पास उनकी राजधानी हुआ करती थी, और वहीं से वो धीरे धीरे करके कंट्रोल करना स्टार्ट की, और बाद में जाकर के चीज़ें और बढ़ती चली गई। अब देख लो थोड़ा सा इनका एरिया, यहाँ पर चूँकि क्षेत्र कौन सा? नर्मदा नदी। अब जब राउंड फिगर जब बनाएंगे हम इंडिया का, तो इस जगह से देखना ऐसे करके नर्मदा नदी आती है, इसी जगह पे विंध्य पर्वत भी है यहाँ पे हमारा। इधर देखो, अब कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ पे? इस जगह पे कृष्णा नदी यहाँ पे। फिर कलिंग का क्षेत्र यहाँ पर है। अच्छा, ये जो शक लिखे हैं, एक्चुअली शक लोग जो आते हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी जो होते हैं, वो इधर से आते हैं आक्रमण करने के लिए। तो इस तरफ का जो क्षेत्र था वो किसका था? शकों का क्षेत्र था, यानी कि लगभग पाकिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र था वो शुरुआत में शक लोगों के कंट्रोल में था। अच्छा, शक लोग इतने खतरनाक थे, मतलब कि शायद ही उतना ज़्यादा आपको खतरनाक, एकदम क्रू टाइप का, बहुत ही भयानक टाइप का, जो आप कह सकते हो राक्षस प्रवृत्ति के लोग वो लोग होते थे। वो दुर्गा पाठ में पढ़ते हो, जो रक्त बीज का नाम सुने हो? जो एक बार ब्लड गिरता है तो फिर उससे कई सारे राक्षस पैदा हो जाते हैं। जस्ट लाइक ये लोग उसी प्रवृत्ति के थे। हम वो नहीं कह रहे हैं कि जो इनका भी जो खून में ऐसा कुछ जादुई देवी ताकत था, ये नहीं कह रहे हैं। मतलब इनके किसी एक व्यक्ति को अगर आप मार दिए, हमला करके अगर तुम हरा दिए, उसके बाद ये लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, इतने ज़्यादा खतरनाक। कभी कभी तो सातवाहन के राजा लोगों को ये लगने लगता था हम गलती तो नहीं कर दिए, मतलब इन लोगों से पंगा लेने का मतलब तुम समझ रहे हो, वो अपने आप को मतलब बर्बाद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। इस प्रवृत्ति के थे ये शक लोग, इतना खूंखार दरिंदा टाइप के थे ये शक। जब भी पढ़ते हैं तो बड़ा सिंपल लगता है, कितने मासूम जैसा नाम है, शक है, कुषाण है, लेकिन बहुत ही दरिंदा टाइप के थे ये शक। खास करके शक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इनका पंगा सबसे चलेगा। जितने सारे राजा जो हम पढ़ रहे हैं, ये 7-8 जो राजा हैं, इनका पंगा बारी बारी करके देखना सबसे चलेगा, लड़ाई होते रहेगी आपस में। इनका मतलब जो पंगा है वो देसी शासक से भी होगा और विदेशियों से भी होगा। तो जब हम विदेशी पढ़ेंगे, चूँकि मौर्योत्तर काल में जितने सारे जो विदेशी हमले हुए, उसको हम लोग चूँकि बारी बारी करके पढ़ने वाले हैं। चूँकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो केवल क्या है? देसी शासक को पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम बारी बारी करके विदेशी को भी हम अलग से देखेंगे उसको। वैसे बीच बीच में चर्चा आएगा, उसको हम चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ से हम देख रहे हैं इधर से शक, पश्चिम के क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ से शक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कृष्णा नदी के आसपास नीचे का जो अलग से, मतलब वहाँ पे कई सारे शासक थे। उसके बाद इधर कलिंग का क्षेत्र था, ठीक है, और यहाँ पर विंध्य पहाड़ी, ये इनका लगभग समझ लो ये बॉर्डर, ये एरिया में इनका पूरा शासन चला करता था, ठीक है हमारा। अब सबसे पहले देखते हैं सिमुक के बारे में। सिमुक जो शासक थे, हम बताएं कि ये जो कर्ण वंश के शासक को जो हराने के बाद ये आए थे यहाँ पे। अब देखो, इनको धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि था, रिलीजियस टाइप के व्यक्ति थे। तुम देखना कि सिमुक के टाइम में ये युद्ध वगैरह किसी से नहीं करते हैं, इनको लड़ाई झगड़ा वगैरह उतना पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखना कि ये जैन धर्म में भी ये बहुत रुचि लेते थे, बौद्ध धर्म में भी ये बहुत रुचि लेते थे, और चैत्य वगैरह भी उसके लिए बहुत बनवाते हैं। चैत्य मतलब क्या होता है? जो मंदिर तरह के कह सकते हो। जैन या बौद्ध का जो धार्मिक स्थल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। तो चैत्य वगैरह का भी ये बहुत सारा निर्माण कराएंगे। स्टार्टिंग में ये बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे और लोगों के लिए अच्छा खासा काम करते थे, लेकिन अंत में जा कर के क्या हो जाते हैं, ये भी बहुत ही दुराचारी हो जाते हैं
और फिर इनका भी आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर इस आतंक को देखते हुए इनका भाई जो है कान्हा, जिसको कि हम लोग कृष्ण कहते हैं, इनके द्वारा इनका हत्या हो जाता है। हाँ, अब ध्यान रखना कि हम शुरू में एक बार हम कहते कि ये कान्हा, ये कृष्ण, सॉरी कान्हा जो है ये वो वाले कृष्ण नहीं है, ठीक है, तो यशोदा वाला कृष्ण नहीं है, ये दूसरे कृष्ण है। तो ये कृष्ण का वो कान्हा भी बोलते थे, ठीक है। अच्छा, इनका जो चर्चा है वो कहाँ पे मिलता है? नासिक अभिलेख में। नासिक में जो अभिलेख है वहाँ पे इनके बारे में खूब चर्चा, क्योंकि नासिक का एरिया है ना भाई, सातवाहनों का एरिया जो नासिक का एरिया है, तो वहाँ पे इनके बारे में ठीक ठाक चर्चा है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा मतलब चर्चा है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग कुछ हमें मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनके बाद जो तीसरा शासक आएगा वो कौन होगा? सातकर्णी फर्स्ट। और इनको क्या बोला जाता है? इनको दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। ये एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम टिक कर लो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा सिमुक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, कान वाला हो गया, सातकर्णी वाला देख रहे हैं ना। इनको क्या बुलाता है? दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। इनको हम लोग अप्रतिहत चक्र का एक चालक भी कह लेते हैं। इनको हम पश्चिमपति भी, नाम है देखो, एग्जाम में इनके बारे में यही सब पूछा था कि इनको क्या क्या नाम से पुकारा जाता था, यानी कि ये इनके उपनाम एक तरह से है ना। तो दक्षिणापथ का स्वामी, अब तो दक्षिणापथ का स्वामी तो ये, अब तो ये तुम पहले भी बताए थे दक्षिणापथ मतलब क्या, ये वाला क्षेत्र। तो दक्षिणापथ के स्वामी यानी कि ये वहाँ के बहुत ही बड़े राजा थे, ठीक है, दक्षिणापथ के स्वामी। उसके बाद इनको पश्चिमपति भी कहते थे, उनके बाद इनको प्रतिष्ठानपति भी बोलते थे। तो क्या क्या नाम हो गया इनका? दक्षिणापथ का स्वामी, अप्रतिहत चक्र का एक चालक, पश्चिमपति, प्रतिष्ठानपति। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे ये। अब ये शक्तिशाली राजा क्यों थे अभी हम इसको बाद में बताने वाले हैं, ठीक है। इनका जो विवाह था वो किनके साथ हुआ था? रानी नैनिका से हुआ था, और जो कि किस वंश की थी? अमी वंश की थी। और रानी नैनिका के बारे में एक उनका अभिलेख भी मिलता है, जिनका नाम क्या है? रानी नैनिका अभिलेख। इसी को नाना घाट अभिलेख भी बोलते हैं, नैनिका नाना घाट, ठीक है। तो नाना घाट अभिलेख, और इसकी चर्चा सातकर्णी फर्स्ट के बारे में इस अभिलेख में तो है ही, साथ ही साथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन के बारे में भी वहाँ पे मिलता है हमको। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चूँकि बोर्ड भर चुका है, इसको हम मिटा करके फिर थोड़ा सा इनके बारे में, सातकर्णी फर्स्ट के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग को कोशिश करते जानने का, ठीक है। देखो यहाँ तक हमारा हो गया था हम लोग का। तो सातकर्णी फर्स्ट के बारे में हम लोग क्या देखे थे? इसको दक्षिणापथ का स्वामी, ये सब तो हम लोग देख चुके थे। इनका विवाह रानी नैनिका से हुआ था, और इनका जो अभिलेख बनाए गए थे रानी नैनिका अभिलेख, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी को हम लोग नाना घाट का अभिलेख भी कहते हैं। इस नाना घाट के अभिलेख से ये पता चलता है इसका जो क्षेत्र था, किनका? सातकर्णी फर्स्ट का जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा फैला हुआ था। मतलब कि पश्चिम का जो मालवा का जो क्षेत्र है, जो मालवा का पठार, जब आप भारत का जो नक्शा देखेंगे तो मालवा का पठार का क्षेत्र जो कि आपका जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, सोचो कि एक तरफ से यहाँ से लेकर के आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, इस जगह से मालवा से लेकर के आंध्र प्रदेश का नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो है, उसके बाद विदर्भ, यानी कि ये इतना बड़ा क्षेत्र सोचो था। सोच के देखो कितना बड़ा क्षेत्र था इनके टाइम में, यानी इनके टाइम में क्षेत्रफल और बढ़ा, सातवाहन का जो है एरिया और बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो इनके बारे में और एक चीज़ क्या दिया, इसी मतलब कि नाना घाट के अभिलेख में एक और चीज़ का चर्चा है कि ये ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दिए थे उस समय बहुत सारा। यानी कि जो चीज़ हम सिमुक के टाइम में देखते थे कि धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि वगैरह रखते थे, यही चीज़ आपको किस में देखने को मिलता है? सातकर्णी फर्स्ट में देखने को मिलता है। और इनके ही टाइम में अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवाया गया था। देखो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। कोई राजा अगर अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, इसी से अंदाज़ा लगा लो वो कितना ताकतवर राजा होगा। क्या होता है अश्वमेध यज्ञ में? एक घोड़ा को छोड़ा जाता है, उसके साथ साथ कुछ सिपाही भी जाते हैं। उस घोड़े को अगर कोई दूसरा राजा अगर रोकने का कोशिश करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, मज़ेदार बात सोचो कि वो घोड़ा जहाँ तक जा रहा है वो पूरा क्षेत्र उसी का हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई राजा उसको रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके मन में डर भी होता है कि अगर हम रोकने का कोशिश करेंगे तो फिर हमको युद्ध करना पड़ेगा। और ये अपने टाइम में लगभग 2-2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, सोच के देखो। और राजसूय यज्ञ भी करा है, मतलब एक राजा का एक वैभव सोचो कितना ज़बरदस्त था। तो सातकर्णी फर्स्ट जो है बहुत ही ताकतवर नेता कह रहे हैं, बहुत ही ताकतवर राजा था, है ना। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और देखो,
तुम समझ रहे हो कितना ताकतवर थे। अंदाज़ा लगा लो कि जो उस समय अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवा सकता है, वो सोच लो कि कितना ताकतवर होगा। लेकिन इनके ताकत का भी, इनके घमंड का भी जो चूर है वो किसने किया था? खारवेल ने। हम लोग पढ़े थे ना हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, और हम लोग खारवेल के बारे में पढ़े भी थे कि ये सातकर्णी फर्स्ट को हराए थे। इसी से अंदाज़ा लगा लो ये खारवेल कितना ताकतवर होगा। ये खुद अपने आप में इतना ताकतवर है, ये खुद अपने आप में काफ़ी ताकतवर है, और ये इससे भी बढ़कर ताकतवर है। जस्ट लाइक वैसे ही क्रिकेट में शेर से बड़ा सवा शेर, जैसे जो वर्तमान में जो रॉयल चैलेंजर जो बंगाल का टीम, बंगाल कह रहे बेंगलोर का जो टीम है, मतलब उसमें इतने अच्छे अच्छे प्लेयर थे, जिसमें कि एबी डिविलियर्स को आप अगर देखते हैं तो क्रिकेट में एबी डिविलियर्स क्या है? डबल शेर माना जाता है उसको, ठीक है। तो मतलब बब्बर शेर जिसको कहते हैं, तो ये क्या था? बब्बर शेर। तो खारवेल क्या था? उस समय का एबी डिविलियर्स था। जैसे क्रिकेट में एबी डिविलियर्स होता है, वैसे ही लड़ाई करने के मामले में ये भी एबी डिविलियर्स था, मिस्टर 360। ये तो एक तरफ लोगों को हमला करता है, हालांकि इसके टाइम में भी बहुत सारे हमला हुए थे, लेकिन इनका हमला ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये सातकर्णी को हराए और पूरी तरह से वो एरिया जो है कैप्चर कर लिया अपने अंदर में, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चेदी वंश में, ठीक है। उसके बाद देखते एक टाइम के बाद फिर सातकर्णी फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने की बाद जो है उनकी जो वाइफ थी, जो हम पढ़े थे हम लोग, नैनिका, इस नैनिका को प्रशासन संभालना पड़ता है। और इस नैनिका के 2 छोटे छोटे बच्चे, जिनका नाम क्या था? वेदश्री और सतीश्री। अब सोच के देखो कि कितना मुश्किल हुआ होगा इनके लिए, मतलब छोटा जिनको बेटा होगा, और ये खुद माँ रह चुकी हैं। देखो एक चीज़ ये भी पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं का सम्मान था, तभी ये शासन कर पाए, अगर नहीं तो फिर इनको शासन मिलता भी नहीं। पढ़ेंगे आगे चल के कि जब रजिया सुल्तान के बारे में जब पढ़ेंगे कि जब उनको गद्दी मिला था तो कितना विद्रोह का सामना करना पड़ा था। कोई नहीं चाहता था, खुद खलीफा तो सबसे ज़्यादा नाराज रहता था उस समय। तो रानी नैनिका को देखो प्रशासन बहुत ही कितना मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा होगा इनको, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी तरह से वो सत्ता को संभालने का प्रयास की थी, ठीक है। उसके बाद का जो हम लोग शासक जो देखते हैं वो कौन है? हमारा सातकर्णी सेकेंड। तो सातकर्णी सेकेंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इसके बाद जो इनका भी शासन आया था, ठीक है, लेकिन इनके शासन हमारे एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए स्किप करके हम लोग सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं? हम लोग सीधा सातकर्णी सेकेंड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सातकर्णी सेकेंड के बारे में भी चर्चा कहाँ है? इसी हाथी गुम्फा अभिलेख। देख लो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मतलब कि एक इतिहासकार के लिए हाथी गुम्फा अभिलेख कितना ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद मेलसा अभिलेख, इन दोनों में ही इनके बारे में चर्चा है। इसके अलावा इस सातकर्णी सेकेंड के बारे में और कहाँ चर्चा है? तो एक है काव्य मीमांसा, किताब का नाम है, ध्यान देना, काव्य मीमांसा। इस काव्य मीमांसा को लिखा किसने था? राजशेखर ने। ये ध्यान है ना, कई बार एग्जाम में मैच कराने के लिए पूछ देता है। तो राजशेखर के द्वारा जो लिखा गया किताब था उसका नाम क्या है? काव्य मीमांसा। और दूसरा एक किताब है कामसूत्र। तो कामसूत्र जो वो कौन लिखे थे? वात्स्यायन थे। तो ये वात्स्यायन को क्या लिखे थे? कामसूत्र। ध्यान देना कि इस किताब में और इस किताब में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको चर्चा देखने को मिलता है। तो आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो किसको पढ़ेंगे? हाल को पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करके ना उसको आराम से जो स्किप कर, जैसे कि वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और इसको इसी सिनॉप्सिस के फॉर्म में पूरा इसको तरह से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज का हम लोग वीडियो में पे फिनिश करते हैं।